केबी सहाय का जन्म पटना में हुआ, फतुहा के इलाके में, लेकिन वो यहाँ बसे नहीं। लौटे जरूर सियासत के चलते, लेकिन अभी उसमें कुछ दशकों का इंतजार था। परिवार जाकर बसा हजारीबाग में। पिता अंग्रेजों के राज में पुलिस दरोगा थे और बेटा वो उसी अंग्रेजों के राज के खिलाफ कांग्रेस का सिपाही। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। जेल गया और जेल में ही उसकी मुलाकात हुई किसान सभा वाले कद्दावर कांग्रेसी नेता श्री कृष्ण सिंह से। 1937 में जब श्री कृष्ण बाबू ने बिहार में पहली सरकार बनाई तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर केबी सहाय भी बने और बने श्री कृष्ण बाबू के सचिव। आजादी के वक्त की अंतरिम प्रांतीय सभा में भी सहाय श्री बाबू के साथ रहे और इस दफा उन्हें महकमा भी मिला, रेवेन्यू का। राजस्व के बहाने केबी सहाय ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की तैयारी की। ये तैयारी दरअसल आजादी के आंदोलन के दौरान ही शुरू हो गई थी। उन दिनों शाहाबाद के इलाके में और दूसरे इलाकों में राजेंद्र बाबू यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे नेता इस विचार को आगे बढ़ा रहे थे कि कैसे जमीनों को भूमिहीनों तक पहुंचाया जाए, कैसे मिल्कियत का पैटर्न बदला जाए। केबी सहाय के ड्राफ्ट पर श्री कृष्ण सिंह की कैबिनेट ने मंजूरी दी और देश में सबसे पहले बिहार में जमींदारी की प्रथा खत्म हुई। वो बात और है कि बाद में ये सब मुकदमेबाजी में फंस गया। ये एक्ट पहले पटना हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में खत्म हुआ। दूसरे कानूनों के जरिए इसका रास्ता बना। जवाहरलाल नेहरू सीलिंग एक्ट वगैरह भी लेकर आए। बाद में प्रांतीय सरकार ने भी कानून लाया, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि तब तक इसकी धार ये वाटर डाउन हो चुका था, मेलो डाउन हो चुका था। लेकिन एक बात तय हो गई थी, सहाय के इस एक्ट से जमींदारों ने कांग्रेस के इस नेता को अपना जानी दुश्मन मान लिया था। केबी सहाय के होम डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग की एक रियासत है, रामगढ़, याद रखिएगा। इस रामगढ़ को इसके राजा कामाख्या नारायण सिंह को, क्योंकि यहाँ से एक अदावत शुरू होती है। कामाख्या नारायण सिंह और दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह वो जमींदारों के जुट के नेता थे, कांग्रेस की इस पहल का विरोध कर रहे थे और इस गोलबंदी का असर पहले चुनाव से ही नजर आने लगा। आपने जमींदारी का जिक्र सुना, दुश्मनियों का जिक्र सुना, फिर आता है 1952 का बिहार का विधानसभा चुनाव। केबी सहाय ने पर्चा भरा बड़का गांव सीट से। उनके सामने थे राजा रामगढ़ कामाख्या नारायण सिंह। केबी सहाय, आजादी के सेनानी केबी सहाय, श्री बाबू के करीबी केबी सहाय चुनाव हार गए थे। पर गनीमत यह थी कि उनका पर्चा 2 जगह से था। वो गिरिडीह से भी चुनाव लड़े थे और यहाँ से वो चुनाव जीतने में सफल रहे। और रही राजा कामाख्या की बारी, तो वो 5 जगहों से चुनाव लड़े थे और सब जगह से जीते थे। 5 बरस सहाय श्री बाबू की कैबिनेट के मिनिस्टर रहे। 1957 में चुनाव हुए। इस दफा गिरिडीह में फिर उनके सामने थे पुराने प्रतिद्वंदी और बड़का गांव के विधायक राजा कामाख्या नारायण सिंह। इस दफा सहाय अपनी जीत सुनिश्चित नहीं करवा पाए। हार कर पटना पहुंचे, पर रसूख तो बरकरार था, क्योंकि लंबे समय से मंत्री थे, संगठन के व्यक्ति थे। तब की पटना में, तब की गंगा की धार में बहुत बदलाव हो चुका था। अब केबी सहाय श्री बाबू के सिपहसालार नहीं थे, बल्कि उनके डेप्यूटी रहे अनुग्रह नारायण सिंह की ताबेदारी कर रहे थे। अनुग्रह बाबू ने श्री बाबू को विधायक दल के नेता के लिए चुनाव में चुनौती दी, हार गए और उसके बाद फिर से डेप्यूटी हो गए। और केबी सहाय वो संगठन की सियासत तक महदूद रह गए। 1962 का चुनाव आता है 5 बरस बाद। तब तक बहुत कुछ बदल चुका था पाटलिपुत्र में। श्री बाबू का निधन हो चुका था। दीप नारायण सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह चुके थे और बारी आ गई थी विनोदानंद झा की। 62 के चुनाव में टिकट वितरण में झा की खूब चली और उसके ठीक बाद मछली कांड हुआ। इन सब ब्यौरों को हमने विस्तार से आपको विनोदानंद झा वाले मुख्यमंत्री के एपिसोड में बताया है। लेकिन अब आगे की कहानी है। अब वो कहानी है जो तंज के तथ्य में बदलने की कहानी है। अब जेपी के श्री बाबू को और श्री बाबू के जेपी को लिखे खत के तर्जुमे के दुरुस्त होने की कहानी है। आपको ध्यान है ना, जेपी ने खत लिखा था श्री कृष्ण सिंह को, कहा था आप जातिवादी हो रहे हैं, और श्री कृष्ण बाबू ने पलटकर कहा था अगर मैं
केबी सहाय को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दूं, तब क्या जातिवादी नहीं रहूंगा। जो बात मजाक में कही गई थी, अब उसके मौजू होने का वक्त आ चला था। उन्नीस 1963 में कामराज प्लान के तहत बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा का इस्तीफा हो गया। इस संभावनाओं की अटकलें असल घटना से कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हो चुकी थी और शुरू हो चुकी थी जोड़तोड़। किसी नाम पर सहमति नहीं बनी थी। विनोदानंद इस्तीफे के बाद भी कमान अपने हाथ रखना चाहते थे। उन्होंने इस वास्ते मुख्यमंत्री पद के लिए वीरचंद पटेल का नाम आगे बढ़ाया। वीरचंद पटेल पिछड़े वर्ग के कुर्मी समाज से आते थे। विनोदानंद को लगा कि वीरचंद के नाम पर पिछड़े वर्ग के विधायक एकजुट हो जाएंगे और एक बार उनकी ब्राह्मण लॉबी साथ लग गई तो फिर फतेह में कोई देर नहीं होगी। लेकिन यहाँ फर्क था। विनोदानंद सरकार में डिप्टी और राजपूत गुट के नए नेता सत्येंद्र नारायण सिंह वीरचंद पटेल के नाम पर सहमत नहीं थे। उधर विनोदानंद से मुख्यमंत्री की रेस 2 बरस पहले हार चुके भूमिहार लॉबी के नेता महेश प्रसाद सिन्हा, उन्हें भी बदले का मौका दिख रहा था। ये दोनों केबी सहाय के पक्ष में खड़े हो गए और सहाय ने अपने जिगरी यार रामलखन यादव के सहारे पिछड़े वर्ग के विधायकों में भी माहौल बना दिया। नतीजतन वीरचंद पटेल की किस्मत का फैसला औपचारिक वोटिंग से पहले ही हो गया। झा और उनका मोहरा मात खा गए। 2 अक्टूबर 1963 को केबी सहाय मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी है। 57 के चुनाव में सहाय गिरिडीह से हार गए थे और 62 के चुनाव में सहाय ने गिरिडीह छोड़ दिया था। पटना आ गए, पटना की एक सीट से चुनाव लड़े और जीतने में सफल रहे और फिर बापू की जयंती के दिन अगले ही बरस वो मुख्यमंत्री बन गए। श्री कृष्ण सिंह के नाम से जो लिस्ट शुरू होती थी बिहार के मुख्यमंत्रियों की, उसमें ये चौथी एंट्री थी। सहाय पिछड़ा गोलबंदी रोकने में सफल रहे और मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब उन पर राजनीतिक विपदा आई तो यही युक्ति उन्होंने अपनाई अपनी कुर्सी बचाने के लिए। एक बात पर और गौर करिए यहाँ पर ठहर कर, कांग्रेस की इस महाभारत में, कांग्रेस के उत्तर भारत में सत्यानाश की भूमिका यहीं से शुरू हुई थी। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के नेताओं को सत्ता के शीर्ष पर खुलकर दावेदारी नहीं करनी थी। फिर चाहे वो वीरचंद पटेल की बात हो, फिर चाहे वो बीपी मंडल की बात हो, फिर चाहे वो दरोगा प्रसाद राय की बात हो, फिर चाहे वो रामलखन यादव की बात हो, एक लंबी फेहरिस्त है। चाहे यूपी की बात हो, चाहे बिहार की बात हो। और इसीलिए सोशलिस्ट ब्लॉक जिस पिछड़े के लिए नारा देता था, उस सोशलिस्ट ब्लॉक के जरिए सामाजिक न्याय की बात आगे बढ़ती है, जैसी भी बढ़ती है, जितनी भी बढ़ती है। और 90 के दशक में कांग्रेस हमेशा के लिए संख्या बल के लिहाज से देश के 2 सबसे बड़े राज्यों की सत्ता गंवा देती है। ये पिछले 3 दशक का सत्य है जो अब तक कांग्रेस को साल रहा है। हम आपको केबी सहाय की कहानी सुना रहे थे। प्रकारांतर में कांग्रेस की कहानी आ गई, लेकिन फिर से कथा के किरदार पर लौटते हैं। कृष्ण बल्लभ सहाय की सरकार बिहार में चल रही थी, लेकिन कैबिनेट के 2 सीनियर मंत्री उनसे कुछ ही महीनों में नाराज हो गए। वही मंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाने में उन्हें सहयोग दिया था, भूमिहार लॉबी के महेश बाबू और राजपूत लॉबी के सत्येंद्र नारायण सिंह। ऐसे में केबी सहाय ने इस प्रेशर ग्रुप को काउंटर करने के लिए पिछड़ों को बड़े पैमाने पर कैबिनेट में जगह देना शुरू किया। रामलखन सिंह यादव तो उनके प्रिय पात्र थे ही। इसके अलावा यादव समाज से आने वाले देवशरण सिंह को मंत्री बनाया, कुशवाहा समाज से आने वाली सुमित्रा देवी को मंत्री बनाया, अब्दुल कयूम अंसारी को मंत्री बनाया और कभी मुस्लिम लीग का हिस्सा रहे जफर इमाम को भी मंत्री बनाया। इन सब के आने के बाद एक नए सियासी समीकरण की चर्चा होने लगी। मंत्रियों की सूची में अभी आपने सुमित्रा देवी का नाम सुना, ये नाम याद रखिए। कुशवाहा बिरादरी से आने वाली सुमित्रा देवी, इन्हीं के बेटे मंजुल कुमार से बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार की शादी हुई थी। वही मीरा कुमार जो लोकसभा की अध्यक्ष रही, कैबिनेट मंत्री रही, वही मीरा कुमार जिन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बताने की कवायद कांग्रेस का एक धड़ा कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह कांग्रेस ठिठक गई और आरजेडी के साथ फिर से लिपट गई। बतौर मुख्यमंत्री केबी सहाय का कार्यकाल लगभग 3.5 साल का रहा।
इस दौरान दिल्ली में भी 3 प्रधानमंत्री आए। नेहरू और शास्त्री से होते हुए कमान अब इंदिरा गांधी के हाथ में थी। सरकार और कामराज निजलिंगप्पा के हाथों चल रहे संगठन के बीच लगातार रार थी और सहाय वो लगातार अपनी शिकायतें दिल्ली दरबार तक जाने से रोकने की जुगत में लगे थे। ज्यादातर सफल नहीं हो पाते थे। उनके मंत्रियों पर गंभीर इल्जाम भी लग रहे थे। राम लखन सिंह यादव, महेश प्रसाद सिन्हा, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह और खुद केबी सहाय पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को बढ़ावा देने का इल्जाम लग रहा था। पर चीजें बदल नहीं रही थी। चीजें बदली चुनाव के ठीक पहले बदली, जब गोली चली पटना में। फीस और दूसरी मांगों को लेकर पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। यह हिंसक हुआ तो गोली चली। 5 जनवरी 1967 का दिन था कैलेंडर में उस वक्त। इस गोलीकांड में कई छात्र मारे गए। छात्रों का ये आंदोलन गोलीबारी के बाद सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहा, पूरे राज्य में फैल गया और इसमें विपक्ष के नेताओं का भी भरपूर सहयोग था। छात्रों ने हजारीबाग में केबी सहाय के पैतृक घर पर पत्थरबाजी की। नवादा में खुद मुख्यमंत्री मिल गए तो उनके कारवां पर हमला कर दिया। और एक दफा तो मुख्यमंत्री केंद्र के एक बड़े मंत्री मुरारजी के साथ जा रहे थे, तब भी उनकी कार का स्वागत पत्थरों ने किया। उन दिनों को याद करते हुए बाद में राम लखन सिंह यादव ने एक टिप्पणी लिखी कि छात्रों से हिंसक झड़प के बाद एक दिन कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष के कामराज पटना पहुंचे। उन्होंने केबी सहाय से कहा कि छात्रों की हिंसा का जो मामला है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाइए, नाराजगी शांत हो जाएगी। लेकिन सहाय ने अध्यक्ष जी की ये राय सुनने के बाद अपना इस्तीफा उनके सामने रख दिया और कहा यह सब विपक्ष की साजिश है। विपक्ष के लोगों ने छात्रों को भड़काया है, इसलिए मैं इसकी न्यायिक जांच की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए मेरा प्रशासन डिमोरलाइज हो जाएगा और मैं ब्यूरोक्रेसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। अब करने की बारी कामराज की थी। उन्होंने केबी सहाय का इस्तीफा उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। कुछ ही महीनों बाद चुनाव हुए और जनता ने क्या केबी सहाय क्या कांग्रेस दोनों को फौरी तौर पर डस्टबिन में डाल दिया। केबी सहाय के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गई ही, जिसके चलते वो मुख्यमंत्री थे यानी कि विधायक, वो कुर्सी भी गई और एक नहीं 2 जगहों से। फरवरी 1967 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तब बिहार में नारा लगने लगा था, गली गली में शोर है, केबी सहाय चोर है। और इस नारे की तासीर तो आपने सुनी, इसका असर समझिए। बिहार पर एक किताब है कमाल की पॉलिटिकल बुक, रूल्ड मिसरूल्ड। इसे पत्रकार संतोष सिंह ने लिखा है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हद तो तब हो गई जब केबी सहाय के छज्जू बाग के आवास पर एक दिन उनका पोता, जो जाहिर तौर पर तब छोटा था, वो भी यही नारा लगा रहा था कि गली गली में शोर है। बच्चे ने ये नारा सड़क पर सुना और उसे अपने साथ घर तक ले आया। मुख्यमंत्री केबी सहाय 67 के चुनाव में पटना पश्चिम और हजारीबाग 2 सीटों से लड़े। 10 बरस 15 बरस पुरानी अदावत रिपीट होने वाली थी, क्योंकि इस बार उनके सामने राजा रामगढ़ कामाख्या नारायण सिंह, जिनसे केबी सहाय की अदावत का मैंने शुरुआत में जिक्र किया, उनकी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में थे। कौन थे उनकी पार्टी के प्रत्याशी? वो जो कहते थे कि स्टूडेंट हमारी जिगर के टुकड़े हैं, जन क्रांति दल के नेता महामाया प्रसाद सिन्हा। और हजारीबाग की सीट, यहां से जन क्रांति दल के उम्मीदवार थे आरके सिन्हा। दोनों ने मुख्यमंत्री को हरा दिया। मुख्यमंत्री को हराकर मुख्यमंत्री बने। इस तरह की हेडिंग आपने 2013 में सुनी होगी दिल्ली के हवाले से, जब अरविंद केजरीवाल ने सिटिंग सीएम शीला दीक्षित को हराया और फिर खुद सीएम बने। लेकिन 2013 से दशकों पहले ये कहानी बिहार में दोहराई गई थी, क्योंकि पटना की सीट से केबी सहाय को हराने वाले महामाया प्रसाद सिन्हा 67 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। और टैली की बात कर लें तो 318 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में कांग्रेस की सीटें सिमट कर रह गई थी 128 पर। आपको लगेगा गद्दी गई और सहाय की मुसीबतों का यहां अंत हो गया। नहीं, महामाया सरकार ने सत्ता में आते ही सहाय सरकार के भ्रष्टाचार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस TL वेंकटराम अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग बिठाया। लेकिन इस आयोग का भी वही हश्र हुआ जो अमूमन बाकी का होता है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और सहाय की राजनीति कांग्रेस के ठंडे बस्ते में चली गई। 1969 में कांग्रेस बटी तो वो इंदिरा के उलट ओल्ड गार्ड वाले खेमे में गए, यानी कांग्रेस ओ में रहे। लेकिन इस राजनीतिक दल का गार्ड डाउन हो चुका था।
सहाय जीते जी सुर्खियों में एक आखिरी दफा लौटे। 1974 में लौटे, जब हजारीबाग से स्थानीय निकाय के क्षेत्र से वो विधान परिषद के लिए चुने गए। लेकिन इस जीत के कुछ ही महीनों बाद मई 1974 में पटना से हजारीबाग जाते हुए रास्ते में सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और ये कहानी खत्म हो गई। जाते जाते एक वाकया और सुन लीजिए। ये हमें सुनाया बिहार के वरिष्ठ पत्रकार SN विनोद ने। KB सहाय पर करप्शन के इल्जाम लगे, लेकिन उन्होंने निजी तौर पर कोई करप्शन नहीं किया और जो काम वो करते थे, सिफारिशों का काम, तो उनका कहना था कि कार्यकर्ताओं के लिए करते थे। कहा जाता है कि KB सहाय जबान और प्रशासन के मामले में सख्त थे। विनोद बताते हैं कि एक दफा KB सहाय विधानसभा की पत्रकार दीर्घा में आकर बैठ गए। तब तक उनका रसूख खत्म हो चुका था। वो आए, इधर उधर की बातचीत हुई और इस दरमियान बोले, पॉलिटिक्स करने के लिए 3 चीजें चाहिए, हेड यानी दिमाग, हैंड यानी ताकत और टंग यानी कि मीठी जबान। मेरे पास हेड और हैंड तो है, लेकिन टंग नहीं है, इसलिए नहीं चल पाया। फिर सहाय कुछ देर का पॉज लेते हैं और पत्रकारों से कहते हैं, अब तुम लोग बताओ कि आजकल के जो नेता हैं उनमें इन तीनों में से क्या चीज है, हेड है या हैंड है या सिर्फ टंग है? आप बताइए। हमारा किस्सा यहीं पर खत्म होता है। एक और किस्से की, एक और मुख्यमंत्री की जीवनी की तलाश में हम निकलते हैं। अगले एपिसोड में जानिए कहानी बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की। इस पूरी मुख्यमंत्री सीरीज के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप।